नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से राज्य की वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। बात और गढ़वाल की करें तो गढ़वाल की कई जगह वनों के आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं अगर बात कुमाऊं मंडल की करें तो कुमाऊं मंडल में आज और कल कहीं पर भी आग नहीं लगी है। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वन मंत्री का अता पता नहीं है, वे प्रदेश में या कहीं सैर सपाटे पर निकले हैं। सबसे भीषण आग उन वन क्षेत्रों में लगी है जहां चीड़ के पेड़ हैं। गर्मी का मौसम होने की वजह से कई जंगलों में लीसा निकाला जा रहा है और यहां आग तेजी से भड़क रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आग से उत्तराखंड के जंगलों को खासा नुकसान हो रहा है। सरकार भाई इसकी फुर्सत कहाँ है सोचने की। मैंने कहा था फिर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों देख। मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिख रहा है? वन मंत्री कहीं दिखाई दिए? वन महकमे के सेक्रेटरी कहीं दिखाई दिए आपको? कोई उन्होंने कोई मीटिंग की? कहीं कोई मीडिया में कहीं कुछ चीज़ आई है? हर काम में इस प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री। एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उससे राज्य का चाहे करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाए। जैविक वन संपदा का कितना बड़ा नुकसान आपके यहाँ हुआ है। जैविक विविधता समाप्त हुई है, पशु पक्षियों का नुकसान हुआ है, छोटे वृक्षों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए की वन संपदा खाक हुई है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज फिर इस प्रदेश के जंगल धधक रहे हैं। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फॉरेस्ट महकमा सोया हुआ है। फॉरेस्ट के अधिकारियों पर जब तक मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है। कांग्रेस विधायक सुमित हरदुइस का कहना है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को पूरी तरह टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार हाईकोर्ट को गुमराह करने में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत शपथ पत्र देकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। निकाय चुनाव में भी सरकार ने ऐसा ही कुछ किया है। देखिए, कोर्ट में जो साक्ष्य और प्रमाण देने चाहिए वो सत्यता पे देने चाहिए। तो सरकार को पहले कहना नहीं चाहिए था कि हम जून में करा देंगे। और हमें तो पता था कि तकनीकी तौर से, क्योंकि आचार संहिता ही जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उस दिन हटती है, तो वो तो वैसे ही 6 जून के बाद होगा। तो अब किस सोच के साथ इन्होंने वो शपथ पत्र सम्मानित हाईकोर्ट में दिया, ये गंभीर विषय है कि सरकार कोर्ट को भी गलत अपने शपथ पत्र दे रही है और फिर पब्लिक में आके अलग बात कह रही है। तो मेरे ख्याल से 4 जून को जो झटका लगने वाला है, उस झटके की देरी और उस विलंब से के बाद ही विचार हो पाएगा कि निकाय चुनाव ये कब कराएं। झटका ज़्यादा बड़ा लगेगा तो चुनाव और देर में होंगे, और झटका हल्का सा लगेगा तब भी और देर में होंगे, लेकिन झटका लगना इनको तय है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव। उत्तराखंड के 4 धामों में भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड शासन की ओर से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन यानी भौतिकी पंजीकरण 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के अंतर्गत संचालित होने वाले सैकड़ों वाहन बुकिंग होने के बावजूद पिछले 10 दिन से खड़े हैं। इससे नाराज होकर संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने ऐलान किया है कि यदि सरकार अतिशीघ्र ऑफलाइन पंजीकरण नहीं खोलती है तो सभी कंपनियों के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन मालिक अपने अपने परमिट आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर देंगे। उसके बाद भी यदि सरकार नहीं चाहती तो मजबूरन 4 धाम यात्रा का बहिष्कार किया जाएगा। हमने बहुत प्रयास करा सरकार को और अधिकारी स्तर पे इस चीज़ को समझाने का कि जो यहाँ पे वाहन स्वामी है वो साल भर इस यात्रा का इंतज़ार करते हैं और हमसे सरकार द्वारा वाहन तैयार करवाए जाते हैं यात्रा के लिए, जिसमें हमारा अतिरिक्त व्यय लगता है, जिसमें 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है जो 4 धाम यात्रा के लिए हम वाहन तैयार करते हैं। तो सरकार को कई माध्यमों से, पत्राचार के माध्यम से समय समय पर हम अवगत कराते रहे कि जो यहाँ पे गरीब देहात यात्री आता है उसका फिजिकल रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जिसे ये ऑफलाइन बोलते हैं। उसमें परसों आनंद फानन में एक बैठक हुई जिसमें इनके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 31 तारीख तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए। 10 दिनों से यहाँ पे यात्री पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। इसका मैसेज तो हमारा व्यापार तो ख़त्म हो ही गया है,
पर अब उन लोगों को जो सीमित संख्या में बचे हुए उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि प्रदेश की छवि तो धूमिल हो ही रही है, हमारे व्यापार पे भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब हमने आपस में ये तय किया है कि जब सरकार किसी भी ढंग से चेतेगी नहीं, ये जो अधिकारी है लोग ये सही मनसा ग्राउंड में जो रिपोर्ट है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उस चीज़ को बता नहीं पा रहे ऊपर लेवल पे, सरकार स्तर पे। तो जब सरकार और ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमने ये निर्णय लिया है कि 31 तारीख से पहले पहले हम अपने वाहनों की पंजीयन मंगवा रहे हैं, उन्हें ये आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। अब बहिष्कार नहीं, हम त्वरित इस प्रक्रिया कर रहे हैं। वाहन हमारे कुछ नहीं, उससे पहले सरेंडर कर देंगे। यूपी और पड़ोसी देश नेपाल से सटे सुप्रसिद्ध कहे जाने वाले मां पूर्णागिरी मेले में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। मंगलवार दोपहर के बाद से ही श्रद्धालुओं को भारी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। अचानक उमड़ी भीड़ के कारण मेला मार्ग पर चलने वाले टैक्सी वाहन भी कम पड़ गए। अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लगभग 20,000 श्रद्धालुओं की भीड़ टनकपुर में उमड़ रही है। गाड़ी देखिए ऐसे बवाल मचा हुआ, गाड़ी नहीं मिल पा रही कि सुविधा से जो यात्री मतलब अलग अलग राज्यों से दूर से आए हैं वो सुविधा से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे, माँ पूर्णागिरी के दर्शन करें, फिर से सकुशल वो अच्छी यादों के साथ जो है टनकपुर के और यहाँ के प्रशासन के साथ जाएं। और अगर ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी तो जैसे कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनको यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए बड़ा खिन्न हो जाएगा मन में, जो कि अभी तक नहीं रहा है। अभी तक प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और होना चाहिए, और आगे चल के मतलब इन ड्राइवरों के साथ में, यात्रियों के साथ में कोई असुविधा ना हो और माता जी के दर्शन का सभी लोग कृपा पात्र बने। लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली है। जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है, वहीं वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया है। इसी बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांश बागरी का कहना है कि पिछले 20 दिनों से डिवीजन में वन अग्नि लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वर्ष आपकी सर्दी के बाद से बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिस कारण से संपूर्ण जो हमारा प्रभाग है वो उसमें बारिश ना होने के कारण से मौसम, ज़मीन और जो फ्यूल लोड है बहुत ही शुष्क बना हुआ था। तो जिस कारण से कुछ वनाग्नि की घटनाएं हुई थी इस बीच में, पर उसमें हमने बृहद स्तर पे अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया लोगों के साथ, जिसमें से लगभग 200 से अधिक गोष्ठियाँ कराई गई, 1000-1500 से ज़्यादा लोगों के साथ वार्ता की गई। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट का काम किया गया, जिसमें 7 व्यक्तियों के अगेंस्ट मुकदमा भी दर्ज किया गया जिनके द्वारा आग लगाने का प्रयास किए जा रहे थे, और 150 हमने फायर वॉचर नियोजित किए थे जिनके द्वारा वनाग्नि जहाँ भी लगी उसको बुझाने का काम किया जा रहा था। तो हमारी कोई भी वनाग्नि जो है कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चली है, सभी को नियंत्रित कर लिया गया था और विगत 20 दिन से प्रभाग में कोई भी वनाग्नि की घटना सामने नहीं आई है। ये मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में बरसात नहीं होगी, तो स्टाफ को कहा गया है कि आप अलर्ट रहें, लोगों से वार्ता करते रहें, फायर की ड्रिल करते रहें, जिससे यदि कोई वनाग्नि की घटना होती है तो कम से कम समय पे वहाँ पर पहुँचा जाए और उसको आग को नियंत्रित किया जाए। तो हमारी तैयारी लगातार अभी चल रही है। तो अभी हमारे प्रभाग अंतर्गत कोई भी वनाग्नि की घटना नहीं हुई है। बीते दिनों उत्तराखंड में लगी आग के कारण जहां पूरे उत्तराखंड की जो छवि थी वो पूरे देश और दुनिया में नकारात्मक कहीं ना कहीं यहां पर प्रभाव पड़ रहा था, उसको लेकर के राज्य सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर चुकी थी और जिसको देखते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक तमाम उनके दौरे हो रहे थे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो अभी तराई पूर्वी वन प्रभाग के जो डीएफओ हैं हिमांशु बागरी, उनके अनुसार कहा जाए तो अभी नैनीताल जिले और यहाँ पर जो उनका तराई पूर्वी क्षेत्र है उस जिले में पिछले 20 दिन से एक भी आग की घटनाएं नहीं हुई हैं। इसका मतलब वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो डीएफओ हैं उन्होंने पूरी तत्परता के साथ वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जो कार्य था वो पूरा कर लिया है और अभी 20 दिन से अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले के जंगलों के साथ साथ जो कुमाऊं के जंगल है वहाँ पर वन अग्नि की घटनाएं नहीं हो रही हैं।
उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब वन विभाग की जो टीम है उन्होंने भी राहत की सांस ली है और साथ ही डीएफओ हिमांशु बांगरी और उनके साथ जो कर्मचारी उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तमाम उन जगह पर लगातार कार्य किया है जहाँ पर वन अग्नि की घटना लगातार हो रही थी और उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर चीज़ें सामने आई। लगातार जो टीमें गठित की गई उन टीमों ने यहाँ कहीं ना कहीं जो बढ़ती आग थी उसको काबू पाया। अब पिछले 20 दिन की बात करें तो 20 दिन से जो हालात हैं वो अब सामान्य बने हुए हैं और वन अग्नि की जो घटना है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, जिसकी जानकारी यहाँ पर अभी वन विभाग के डीएफओ जो है हिमांशु बागरी उनके द्वारा भी कहा गया है कि अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और लगातार वन विभाग इस पूरे मामले में पूरे क्षेत्र की कहीं ना कहीं लगातार निगरानी रखा हुआ है और अगर छुटपुट कोई घटना हो रही तो उसको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और वो आग तुरंत यहाँ पर बुझाई जा रही है। अब देखना होगा वन विभाग की तरफ से की जा रही है कार्रवाई यहाँ पर लंबे समय तक जारी रहती है या यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इस कार्रवाई करने के बाद यहाँ पर शांत नजर आते हैं या इस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। बीजेपी नेता शादाब खान ने माता मंदिर रोड स्थित अपने कारपेट कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में संसदीय चुनाव चल रहे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भारतवर्ष की जनता के लिए जो योजनाएं चला रखी है उससे पूरे भारतवर्ष की जनता संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का नारा इस बार 400 के पार पूर्ण होगा और स्पष्ट बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार अवश्य आएगी। देखिए, अभी सबसे पहले जो हमारी पार्टी का जो फोकस है वो जो अभी चुनाव चल रहे हैं राइट नाउ, तो उस पर उसके बाद नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव और ग्राम प्रधानी के चुनाव होने हैं। तो हमारी पार्टी का जो विज़न है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, वो विज़न क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके मार्गदर्शन में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम और नगर पालिका के और जो ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे उसमें प्रचंड वोटों के साथ जीतेंगे और पुनः यहाँ पर जितना भी समूचे प्रदेश में ही नहीं समूचे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बम्पर वोटों से जीत होगी। देखिए, वो आवेदन करना तो संवैधानिक अधिकार है लोगों का और आवेदन पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें क्या होता है कि पूरी एक बैठक होती है और बैठक होने के बाद जो सही कैंडिडेट होता है, जो इस लायक होता है कि उसको टिकट दिया जाए, तो उसको टिकट मिलेगा और पार्टी जिस पर भी भरोसा जताएगी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस पर भरोसा जताएंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी। उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के नैनीताल जिले के लालकुआ स्थित डिपो नंबर 5 और 4 में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यालय ने एसआईटी जांच की स्वीकृति की है। वही गड़बड़ी सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम ने लालकुआ स्थित वन विकास निगम के डिपो नंबर 4 के लेखाकार पद पर तैनात 2 लोगों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। जी, विगत माहों में लालकुआ डिपो संख्या 5 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनकी जांच कराई गई तो एक ही नीलाम में करीब 8,45,000 रुपये के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। उसको देखते हुए मेरे द्वारा तुरंत अपने मुख्यालय को सूचित किया गया और विशेष ऑडिट के लिए लालकुआ डिपो संख्या 5 और उसी के साथ लगा हुआ लालकुआ डिपो संख्या 4, इन दोनों के विशेष ऑडिट के लिए मेरे द्वारा लिखा गया। विशेष ऑडिट अब संपन्न हो चुका है। वित्तीय अनियमितताएं भारी मात्रा में है। लालकुआ डिपो संख्या 5 का राज्य सरकार द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी गई है। लालकुआ डिपो संख्या 4 में वित्तीय अनियमितताएं जो है, जो ऑडिट आपत्ति है, उसका संबंधित कर्मचारी को उसका जवाब देने हेतु कहा गया था, लेकिन अत्यंत विलम्ब होने के कारण उनको निलंबित किया गया है और उनको आरोपित करके
उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। चारधाम यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों की देखभाल के लिए देहरादून जनपद से पशु चिकित्सकों को तैनात किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि केदारनाथ धाम में 19 जून से लेकर 4 अगस्त तक हमारी 3 पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम तैनात है और दूसरी टीम 19 जुलाई से 3 अगस्त तक तैनात है। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब के लिए देहरादून जनपद से 22 जून से 5 सितंबर तक 3 शिफ्ट बनी है, जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी और 3 पशुधन प्रसार अधिकारी तैनात रहेंगे। केदारनाथ धाम में हमारे 19/6 से लेकर 4/7 तक एक टीम हमारी है। 19/7 से लेकर 3/8 तक के हमारी दूसरी टीम है। तो ये 2 टीमें हमारी केदारनाथ के लिए है, बाकी जिसमें 3 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और हमारी पशु धन प्रसार अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। तीसरा हेमकुंड साहिब जो बड़ा दुरूह है, उसमें हमारे 3 शेड्यूल उसमें हैं। 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक का एक है और 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का है और 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक का है। इसमें हमारे 3 पशुधन प्रसार अधिकारी और 3 पशु चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी इस पर लगी हुई है। बाकी और जनपदों का शेड्यूल इसमें होगा। तो पूरे जनपदों से हमारे अलग अलग डॉक्टर्स आते हैं, तो हमारे जनपद से इतने डॉक्टरों की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी पर नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविदास खन्ना ने बताया कि पिछले साल हुए डेंगू चिकनगुनिया के मामले को देखते हुए एडवाइजरी जारी होने से पहले मार्च महीने से ही हमने अपनी कार्य योजना बना ली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माइक्रो प्लान के तहत जगह जगह लाइफस्टाइल का छिड़काव करवा रहे हैं और प्रथम चरण में हम उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर पिछले साल डेंगू चिकनगुनिया के ज्यादा मामले पाए गए थे। देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई है उससे पूर्व ही हम लोगों के द्वारा जो है एहतियातन जो है गत वर्ष की जो सिचुएशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मार्च के महीने में ही अपनी कार्य योजना बना ली थी, जिसके तहत जो है हम लोग माइक्रो प्लानिंग के तहत हम लोगों के द्वारा जो है पहले से ही और अब आगे भी हम लोग जो है एक तो लार्विसाइडल का जो है चिन्हीकरण करके जगह जगह पे छिड़काव करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का भी कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। और प्रथम चरण में हम लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में गत वर्ष जो है केसेस का जो है ज़्यादा। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इस बात को लेकर RTO सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25 वर्ष से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 22 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो बीते वर्ष करीब पूरे यात्रा सीजन की करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1 करोड़ 29 लाख मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नज़दीक 1 करोड़ 22 लाख रुपए पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियां हो रही हैं। ऋषिकेश में हो रही चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन की फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ रहा है। 2 दिनों में 2 मामले फर्जी रजिस्ट्रेशन के सामने आए हैं, जिसमें एक फर्जीवाड़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
केदार बाबा के दर्शन करने आए थे और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि दर्शन के बीच में हमें यहाँ आना पड़ रहा है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए। कुछ लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और इसके लिए ना उनको बहुत टफ पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपने केवल उनसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी या ट्रेवल का पूरा ट्रैवल उन्होंने शुरू करने से पहले जैसे ही हमें गाड़ी में बिठाया, हम सभी से उन्होंने बाकी की जो रकम है, बाकी का अमाउंट है, उसी वक्त देन एंड देयर उन्होंने पेमेंट तो करवाया। ड्राइवर भी आपके साथ है उनका? हाँ, तो ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्त में है। देखा होगा कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में भी ये पकड़ में आया था कि कुछ टूर जो ट्रेवलर्स है उनके द्वारा ये फर्जी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। और कल भी ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान ये बात संज्ञान में आया है कि दिल्ली के 2 टूर ट्रेवलर और एक हरिद्वार का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया और बाकी साक्ष्य संकलन करके उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो एक्चुअल में श्रद्धालु है वही जा पाए, दर्शन करे और उनका दर्शन जो है सहज सुगम। सड़क पर रेस ड्राइविंग, बाइक से स्टंट, ट्रिपल राइडिंग और उपद्रव करने वालों पर दून पुलिस नकेल कस रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 24 वाहनों को जब्त किया गया और 36 वाहनों का चालान काटा गया। कुल 20,000 रुपए चालान वसूला गया। इस बात को लेकर सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने बताया कि पिछले महीने 500 से अधिक चालान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त अभियान है, तो कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को ना दे। जैसे कि देहरादून में लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए जो मुख्य कारण है उनके रैश ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट ना पहनना, तो सबसे अपील भी है कि पब्लिक इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे और अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दे। उसी क्रम में रायपुर पुलिस द्वारा भी शाहजहारा रोड और मालदेवता पे लगातार चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कल भी जो है 24 वाहन सीज किए गए और विगत माह में भी 500 से अधिक चालान किए गए हैं। ये एक संयुक्त अभियान है जिसे परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस कर रही है। तो आप सबसे अपील भी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।